हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको शॉर्ट में हम एलआरएस के नाम से जानते हैं। ये स्कीम आपके सभी बैंकिंग एग्जाम्स, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड से भी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और इवन यूपीएससी के एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। तो आज हम इसको सबसे पहले डिटेल में समझेंगे और उसके बाद इसके हाई लेवल के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू भी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्कीम के बारे में पढ़ना। एलआरएस, कई बार तो आपके एग्जाम के अंदर इस स्कीम की शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि एलआरएस के अंदर आर का मतलब क्या है। तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ये स्कीम किससे संबंधित है? ये स्कीम संबंधित है आउटसाइड या आउटवर्ड रेमिटेंस से संबंधित। मींस अगर आप इंडिया से बाहर पैसा भेजना चाहते हैं तो किस स्कीम के तहत आप पैसा भेज पाएंगे, तो वो आरबीआई ने डिफाइन किया है एलआरएस स्कीम को। तो अगर कोई भी पर्सन इंडिया से बाहर पैसे भेजना चाहता है, अपने फैमिली मेंबर को भेजना चाहता है या कोई जॉब पर्पज के लिए, मेडिकल पर्पज के लिए, तो उसके लिए एक स्कीम बनाई गई है और इस स्कीम के अंदर जो वैल्यू है वो डिफाइन की गई है कि एक पर्सन मैक्सिमम कितना पैसा भेज सकता है। तो चलिए इस स्कीम के बारे में डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जो एलआरएस स्कीम है, ठीक है, ये आखिर कब लॉन्च की गई थी? ये एलआरएस स्कीम 4 फरवरी 2004 को लॉन्च की गई थी और इनिशियल फेज में एक इंडिविजुअल, एक पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एक पर्सन मैक्सिमम कितने पैसे भेज सकता था? आपको याद रखना है $25,000। इनिशियल फेज में केवल $25,000 यूएस डॉलर ही इंडिया से बाहर पैसे भेज सकता था, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर अमेंडमेंट होते चले और आज के समय में इस स्कीम के तहत इंडिया से बाहर यानी कि आउटवर्ड रेमिटेंस इस स्कीम के अंदर जो मैक्सिमम परमिसेबल है बाय आरबीआई इज $250,000 यूएस डॉलर। तो ये स्कीम के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है ये आपसे पूछ ली जाती है कि प्रेजेंट में एलआरएस के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है। तो आपको याद रखना है $250,000 यूएस डॉलर। तो हमने जिक्र किया इसको कि इसको लॉन्च कब किया गया था। इसको आरबीआई के द्वारा 4 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था और इसके अंदर मैक्सिमम आउटवर्ड रेमिटेंस की जो लिमिट है वो 250,000 है। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंडिया से बाहर आप रेमिटेंस करते हैं यानी कि पैसा भेजते हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज का मामला होता है और जितना भी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सभी रेगुलेट होती है। उसके लिए जो लीगल फ्रेमवर्क है वो तैयार किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर। और ये सारा का सारा किसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा? ये मैनेज किया जाएगा फेमा एक्ट के द्वारा, जो 1 जनवरी 2000 को लागू हो गया था। तो जब भी हम इंडिया से बाहर पैसा भेजते हैं तो हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो जो ट्रांजैक्शंस हैं, पहली टाइप है आपकी कैपिटल ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, और दूसरी है आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस समझिए ताकि आप आगे की चीजें समझ पाएं। अगर आप इंडिया से बाहर पैसा भेजते हैं और उसकी वजह से अगर आपकी एसेट्स या तो इंक्रीज होती है या आपकी लायबिलिटीज कम हो जाती हैं, तो ये जितनी भी इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस होंगी वो सभी ट्रांजैक्शंस आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल, इंडिया से आपने बाहर पैसा भेजा, फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर पैसा भेजा, किस पर्पज के लिए? आपने वहां पर प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, तो उससे आपकी क्या बढ़ रही है? उससे आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है। तो इट मींस ये कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है, इसको हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहेंगे। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके थ्रू आपकी जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं उसके अंदर चेंज आता है, उसके अंदर अल्टर आता है, या तो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती हैं, वो सभी क्या कहलाएंगी? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहलाएंगी। इसके अलावा ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज पर चेंज नहीं आता है, वो सारी ट्रांजैक्शंस क्या कहलाएंगी? आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएंगी। तो ये याद रखना है बेटा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने फॉरेन के अंदर विजिट पर गए एज ए टूरिस्ट और आपने वहां पर कुछ एक्सपेंडिचर किया, तो ये करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। फॉरेन में आप एजुकेशन पर्पज के लिए गए हैं, मेडिकल पर्पज के लिए गए हैं, ये सभी ट्रांजैक्शन आपकी
करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो बहुत सारे बच्चे काफी बार मेरे से पूछते हैं कि सर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। तो इनको ध्यान से समझ लीजिए, मैंने दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बता दिया है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से आपकी एसेट्स और लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है, वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने बात किया कि भाई ये स्कीम 2004 के अंदर लॉन्च की गई थी और इसका मेन पर्पज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इस स्कीम को आखिर क्यों लॉन्च किया गया था। आउटवर्ड रेमिटेंस के पर्पज से लॉन्च किया गया था कि जितनी भी आउटवर्ड रेमिटेंस होता है उसको रेगुलेट किया जाए। क्यों रेगुलेट करना होता है आउटवर्ड रेमिटेंस को? क्योंकि फंड का मिसयूज भी कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल टेररिस्ट फंडिंग के लिए पैसा भेजा जा सकता है, या किसी अदर एक्टिविटी के लिए ब्लैक मनी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है अदर कंट्री में। तो उन सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को उन सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होता है। तो इसलिए पर पर्सन एक लिमिट सेट की गई है कि आखिर एक पर्सन बिना आरबीआई की अप्रूवल के मैक्सिमम कितना आउटवर्ड रेमिटेंस कर सकता है। तो टू फैसिलिटेट आउटवर्ड रेमिटेंस को फैसिलिटेट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और याद रखना है, इस स्कीम के अंदर जो भी रेमिटेंस होता है, जो भी आउटवर्ड रेमिटेंस होता है, वो इंडियन रेजिडेंट के लिए ही अप्लीकेबल है। कोई एनआरआई इंडिया से पैसा भेजता है बाहर, तो वो एलआरएस स्कीम के अंदर शामिल नहीं होता है। उसके अलावा कोई कॉर्पोरेट, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ट्रस्ट, ये सभी अगर इंडिया से बाहर रेमिट करते हैं तो वो सब भी इस स्कीम के अंदर लागू नहीं होता है। उन सभी को इस स्कीम के अंदर जगह नहीं दी गई है। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द कॉर्पोरेशंस, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट, इन सब के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है, ये स्कीम अप्लीकेबल नहीं है, वो सभी इसके अंदर शामिल नहीं है। तो हमने देखा कि इसको कब लॉन्च किया गया था, पर्पज क्या है। उसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको एनुअल लिमिट बता दी है कि जो $250,000 है, ये पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है। क्या है ये? पर पर्सन पर इंडिविजुअल पर फाइनेंशियल ईयर। इट मींस एक पर्सन 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में वो कितने पैसे भेज सकता है? मैक्सिमम $250,000। अब आप इसको करंट में जो भी इंडियन रुपीज का रेट चल रहा होगा उसमें कन्वर्ट करके आप चेक कर सकते हैं। सर अगर इससे ज्यादा आउटवर्ड रेमिटेंस करना हो देन आपको आरबीआई से स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट आरबीआई के सामने पेश करने पड़ेंगे, किस पर्पज के लिए और इन फंड का सोर्सेज क्या है वो सब आपको बताना पड़ेगा आरबीआई को। देन आपको आरबीआई अप्रूवल देगा, उसके बाद ही इससे मैक्सिमम लिमिट के लिए आप आउटवर्ड रेमिटेंस कर सकते हैं। उसके बाद आखिर देखते हैं कि किन पर्पजेस के लिए आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, आउटवर्ड रेमिटेंस कर सकते हैं। तो अगर आप कोई प्राइवेट पर्सनल पर्पज के लिए अब्रॉड विजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल एज ए टूरिस्ट, ठीक है, या कोई भी पर्सनल पर्पज के लिए आप फॉरेन में विजिट करते हैं, तो उसमें जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, इवन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, वो सभी एलआरएस के अंदर शामिल होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप फॉरेन में किसी पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ट्रस्ट को अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं या डोनेशन देना चाहते हैं, तो वो भी इस स्कीम के अंदर अप्लीकेबल है, वो ट्रांजैक्शन के अंदर काउंट होगा। आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं अब्रॉड में, तो वो भी इसके अंदर काउंट होगा। उसके बाद अगर आप एजुकेशन पर्पज के लिए बाहर जाते हैं इंडिया से और उसके लिए जो रेमिट करते हैं, पैसा भेजते हैं, वो भी इस स्कीम के अंदर अप्लीकेबल होगा। इवन आप फॉरेन के अंदर प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं। हाँ जी, आप फॉरेन के अंदर प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं। उस पर्पज के लिए भी अगर इंडिया से बाहर पैसा भेजते हैं तो वो भी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का ही पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप जैसे इंडिया के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, डेट में, इक्विटीज के अंदर, ऐसे ही आप फॉरेन के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इन इक्विटी शेयर, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, अब्रॉड के अंदर। लेकिन ठीक है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के अंदर आप अब्रॉड के अंदर, और किन कंपनियों का? इंडियन कंपनीज का। इंडियन कंपनीज ने फॉरेन के अंदर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स
जारी किए हैं तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव फॉरेन के अंदर रहते हैं और उनके भरण पोषण के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनके खर्चे पानी के लिए अगर आपको पैसे भेजने हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ द क्लोज रिलेटिव अब्रॉड। तो विदेश में आप इस पर्पज के लिए भी पैसा भेज सकते हैं। तो हमने जिक्र किया कि किन एक्टिविटीज के लिए आप फॉरेन के अंदर पैसा भेज सकते हैं। तो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस को हम अलग से भी देखेंगे, ठीक है। अभी बात करेंगे अगर आपको फॉरेन के अंदर पैसा भेजना है तो प्रोसेस क्या रहती है। तो सबसे पहले आप बैंक में विजिट कीजिए और वहां पर A2 फॉर्म फिल कीजिए। A2 फॉर्म किससे रिलेटेड होता है? आउटवर्ड रेमिटेंस पर्पज के लिए होता है, जिसमें जो कि एप्लीकेशन कम डिक्लेरेशन फॉर्म भी कहलाता है। तो याद रखना है A2 फॉर्म। A2 फॉर्म किस पर्पज के लिए होता है? आउटवर्ड रेमिटेंस पर्पज के लिए होता है, जिसको आप एप्लीकेशन कम डिक्लेरेशन फॉर्म भी कहते हैं। इट मींस आप वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भी भर रहे हैं और डिक्लेयर भी कर रहे हैं कि ये पैसा मैं किस पर्पज के लिए और कहां पर भेज रहा हूं और इसका सोर्स ऑफ फंड क्या है। उसके साथ ही आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है और अदर कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगा गया है वो भी आपको देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है क्या जो माइनर होते हैं, जो 18 ईयर से बिलो की एज के बच्चे होते हैं, क्या वो भी इंडिया से बाहर पैसा भेज सकते हैं? जी हां, वो भी पैसा भेज सकते हैं इंडिया से बाहर। माइनर्स आर आल्सो अलाउड अंडर दिस स्कीम, ठीक है। लेकिन उनके जो भी नेचुरल गार्जियन हैं, यानी कि उनके पेरेंट्स जो हैं, उनके उस फॉर्म पर सिग्नेचर रिक्वायर्ड होंगे, उनके उस फॉर्म पर सिग्नेचर रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ चीजों के बारे में और डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोहिबिटेड आइटम्स, यानी कि किस प्रकार की ट्रांजैक्शंस के लिए आपको मना किया गया है LRS के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप फॉरेन के अंदर पैसा भेज रहे हैं, किस पर्पज के लिए? टू परचेज द लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट के लिए आपको अलाउ नहीं किया गया है, आप इस पर्पज के लिए LRS स्कीम के अंदर पैसा नहीं भेज सकते हैं। उसके बाद स्वीपस्टेक्स। अब इस टर्म को समझ लीजिए, स्वीपस्टेक्स क्या होता है? स्वीपस्टेक्स को हम कॉन्टेस्ट या प्रमोशनल एक्टिविटी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन के अंदर, मान लो US के अंदर कोई कॉन्टेस्ट चला हुआ है और उसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, जिसमें आप कुछ अमाउंट विन कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। तो अगर आपको उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, और आप फॉरेन में रेमिट करते हैं, तो उस पर्पज के लिए आप पैसा नहीं भेज सकते हैं LRS स्कीम के अंदर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? स्वीपस्टेक्स, ठीक है, स्वीपस्टेक्स। या कोई कंपनी अपना प्रमोशन कर रही है और आपको कुछ फ्री गिफ्ट दे रही है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, तो प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए भी आप पैसा नहीं भेज सकते हैं। और इंडिया के अंदर कुछ ऐसी मैगजीन्स हो सकती हैं जो कि प्रोहिबिट की गई हो, जिनका पब्लिकेशन अलाउ नहीं किया गया हो, और वो फॉरेन मैगजीन हो और उनका सब्सक्रिप्शन आप पाना चाहते हो, इसलिए आप फॉरेन में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस पर्पज के लिए भी आप LRS स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं है। इट मींस प्रोहिबिटेड जो मैगजीन्स होती हैं, उनका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आप इंडिया से बाहर पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहां पर 3-4 एग्जांपल आ गए हैं, टू परचेज द लॉटरी टिकट, स्वीपस्टेक्स और प्रोहिबिटेड मैगजीन्स। तो जिन मैगजीन्स को इंडिया के अंदर बैन किया हुआ है, बुक्स को बैन किया हुआ है, उनका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप इंडिया से बाहर पैसा नहीं भेज सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर आते हैं, और किन पर्पज के लिए नहीं भेज सकते हैं। उसके बाद मार्जिन या मार्जिन कॉल्स पर्पज के लिए भी आप फॉरेन में किसी ब्रोकर को या स्टॉक एक्सचेंज पर आप पैसा नहीं भेज सकते हैं। यहां पर समझिए मार्जिन या मार्जिन कॉल क्या होती है। देखिए कई बार क्या होता है, आप फॉरेन के अंदर फॉर एग्जाम्पल फॉरेन के अंदर आप कुछ शेयर्स परचेज करते हैं, उन शेयर्स की वैल्यू क्या है? 1 लाख है, लेकिन आप 1 लाख रुपीज ट्रांसफर नहीं करते, आप ब्रोकर को कहते हैं कि मैं 50% पे कर देता हूं, ठीक है, 50% पे कर देता हूं और बाकी का जो 50% है वो आप पे कर दीजिए, ठीक है। कौन पे कर देगा? वहां पर ब्रोकर, यानी कि एक किस्म से आप उधार ले रहे हैं, ठीक है, किससे? वहां के ब्रोकर से। तो इस पर्पज के लिए भी आप क्या है, पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके प्राइसेस अप डाउन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है रेमिटेंस फॉर द परचेज ऑफ
फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, इस टर्म को याद रखना बेटा। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए भी आप फॉरेन के अंदर पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशूड बाय इंडियन कंपनीज, ठीक है। फॉरेन के अंदर जैसे यूएस के अंदर किसी इंडियन कंपनीज ने फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड जारी किए तो उनको आप परचेज नहीं कर सकते हो। जो नॉर्मल सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स हैं और म्यूचुअल फंड्स है वहां पर उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर मना किया गया है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। रेमिटेंस फॉर द ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन करेंसी की ट्रेडिंग के लिए आप फॉरेन में पैसा नहीं भेज सकते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऐसी कोई कंट्री जिसको एफएटीएफ ने, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या पाया है, नॉन कोऑपरेटिव कंट्री एंड टेरिटरीज, ठीक है। नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज पाया है, किस पर्पज के लिए, टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, ठीक है। क्या पाया है, नॉन कोऑपरेटिव। देखिए एफएटीएफ क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फंडिंग को रोकने के लिए बनाया गया है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन किसी कंट्री को ये डिक्लेयर कर देता है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं पाकिस्तान, ठीक है, ये डिक्लेयर कर देता है कि भाई ये अपनी कंट्री के अंदर इस टाइप की एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो अगर एफएटीएफ ने किसी कंट्री को प्रोहिबिट कर दिया है तो वहां पर भी उस कंट्री के अंदर भी पैसा आप नहीं भेज सकते हैं। उसके बाद अगर ऐसी कोई कंट्री है, ठीक है, जो टेररिज्म फंडिंग कर रही है या कोई ऐसा पर्सन है जो टेररिस्ट के साथ इन्वॉल्व है, किसी ऐसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, तो उस पर्सन को भी आप पैसा नहीं भेज सकते हैं, ना ही इस टाइप के किसी ऑर्गेनाइजेशन को भेज सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन किसके अंदर सम्मिलित है, टेररिज्म एक्टिविटीज के अंदर सम्मिलित है, तो उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी रूप से आप पैसा नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहां पर 7वां जो पॉइंट है ये समझने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, गिफ्टिंग बाय ए रेजिडेंट टू अनदर रेजिडेंट इन फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जांपल मैं, ठीक है, मैं हूं और मेरा एक फ्रेंड है, और मेरा जो फ्रेंड है उसका अकाउंट है कहां पर, उसका अकाउंट है फॉरेन में, फॉरेन करेंसी के अंदर, किसी फॉरेन बैंक में, फॉरेन के अंदर और फॉरेन करेंसी के अंदर अकाउंट है, लेकिन वो और मैं दोनों के दोनों इंडिया के अंदर रहते हैं, और मैं उसको कोई गिफ्ट देना चाहता हूं, ठीक है, गिफ्ट मॉनेटरी फॉर्म में देना चाहता हूं, तो मैं उसको पैसा ट्रांसफर करूं उसके फॉरेन अकाउंट में, फॉरेन करेंसी में, तो ये भी अलाउ नहीं है। अगर मुझे उसको गिफ्ट देना है तो मैं इंडियन करेंसी में और इंडिया के अंदर ही दे सकता हूं, अगर हम दोनों कहां पर रह रहे हैं, इंडिया के अंदर रह रहे हैं। लेकिन अगर मेरा फ्रेंड जो है वो अब्रॉड सेटल है और वहीं रह रहा है, देन मैं उसको क्या कर सकता हूं, गिफ्ट दे सकता हूं, ठीक है, मॉनेटरी फॉर्म में, गिफ्ट के फॉर्म में उसको मनी ट्रांसफर कर सकता हूं। लेकिन अगर वो मेरा जो फ्रेंड है वो भी इंडिया ही रह रहा है और मैं भी इंडिया ही रह रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो अकाउंट मेंटेन करता है फॉरेन में, फॉरेन करेंसी में, देन मैं उसको एलआरएस स्कीम के अंदर फंड ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये क्या है, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस हैं, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस हैं। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अंडर एलआरएस रेजिडेंट इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू रिपेट्रिएट इनकम अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। रिपेट्रिएट का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग बैक, यानी कि वापस लेकर आना, यानी कि इंडिया से बाहर जो पैसा गया है उसको वापस लेकर आना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिपेट्रिएट। तो यहां पर यह पूछा गया है कि अगर कोई पर्सन एलआरएस स्कीम के अंदर इंडिया से बाहर पैसा लेकर गया, ट्रांसफर किया, और उसने फॉर एग्जांपल वहां पर सिक्योरिटीज में, डेट में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्ट करने के बाद उसको अच्छा खासा रिटर्न्स मिला, तो जो प्रिंसिपल है और रिटर्न्स है, क्या उसको वो वापस लेकर आने पड़ेंगे? नहीं, वापस लाने की कोई भी नीड नहीं है। वो उस फंड को वहां पर वापस से यूज कर सकता है, वापस से री इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंडिया से पैसे लेकर गया है या पैसे ट्रांसफर करता है कहां पर, फॉरेन में, किसी भी पर्पज के लिए, और वो अनयूज्ड रह जाते हैं, उनको वो खर्च नहीं कर पाता है, तो उन पैसों के लिए आरबीआई कहता है कि अगर आप खर्च नहीं कर पाए हैं, अनयूज्ड
मनी है तो उसको आप विद इन 180 डेज वापस लेकर आ जाइए। ये यहां पर गाइडलाइंस दी है किसने? आरबीआई ने। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैन रेमिटेंस अंडर द एलआरएस फैसिलिटी बी कंसोलिडेटेड, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स। यहां पर समझिए कंसोलिडेटेड का मतलब क्या है? इकट्ठा कर देना, यानी कि क्लब कर देना। ये पूछ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा एक छोटा भाई है जो दुबई के अंदर सेटल है, ठीक है, या यूएस के अंदर सेटल है, और मैं उसको यहां से पैसे ट्रांसफर करता हूं, तो मेरी एक इंडिविजुअल लिमिट कितनी है? मेरी इंडिविजुअल लिमिट है $250,000 तो मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरे मम्मी, मेरे पापा और अदर मेरे फैमिली मेंबर्स, क्या सब मिलाकर उस मेरे छोटे भाई को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? तो यहां पर 2-3 बातें आपको ध्यान से समझनी है, मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा। हां, हम उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, पूरा परिवार मिलकर उनको ट्रांसफर कर सकता है, बस शर्त यह है कि वो पैसा अगर हम सब एक साथ मिलकर ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो किस पर्पज के लिए यूज हो रहा हो? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए। अब ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? मैंने जस्ट स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। फॉर एग्जांपल उसकी स्टडी के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज हो सकता है, उसके मेडिकल पर्पज के लिए यूज हो सकता है, या उसके घूमने फिरने के लिए यूज हो सकता है। लेकिन ध्यान देना, अभी मैंने किसके लिए अलाउ किया आपको? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन अगर यही पैसा मेरी पूरी फैमिली क्लब करके ट्रांसफर कर रही है टू परचेज द प्रॉपर्टी इन फॉरेन, ठीक है, या टू ओपन अकाउंट इन फॉरेन करेंसी, तो यहां पर समझने वाली बात है, अगर हम सबसे पहले फॉरेन के अंदर किसी एक फैमिली मेंबर का अकाउंट है और हम सभी फैमिली मेंबर वहां पर प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए उस सेम अकाउंट के अंदर फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उस प्रॉपर्टी के अंदर सभी के सभी मालिक बन रहे हैं, सभी के सभी पार्टनर्स बन रहे हैं, देन हम सब क्या कर सकते हैं? अपने पैसे को क्लब कर सकते हैं और वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इट मींस सीधी सी बात यह है कि अगर वहां पर फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पूरी फैमिली एक साथ मिलकर पैसा भेज रही है, तो पूरी की पूरी फैमिली, यानी कि जो लोग भी पैसा भेज रहे हैं वो सभी वहां पर पार्टनर होने चाहिए, ठीक, उस प्रॉपर्टी के अंदर पार्टनर होने चाहिए, तो ही यहां पर जो फंडिंग है क्लब की जा सकती है, मनी क्लब की जा सकती है और वहां पर हम पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। या अगर कोई मेरा फैमिली मेंबर वहां पर इन्वेस्ट करना चाहता है सिक्योरिटीज के अंदर, तो हम उसको अपना पैसा भेज रहे हो, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम नहीं भेज सकते। लेकिन अगर भेजना चाहते हैं तो हमें वो सिक्योरिटी जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर भी हम क्या होने चाहिए? पार्टनर होने चाहिए, ठीक है, पार्टनर होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे समझिए भाई, अगर आप इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, अगर आप पार्टनर हैं तो आप पैसे को क्लब कर सकते हैं और एक साथ इकट्ठा करके आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्टनर नहीं हैं वहां प्रॉपर्टी में या उस इन्वेस्टमेंट में, वहां के इन्वेस्टमेंट में, तो आप अपनी मनी को क्लब करके नहीं भेज सकते, ठीक है। एक ही शर्त पर आप भेज सकते हैं क्लब करके, ठीक है, या तो आप पार्टनर हैं या आपने वहां पर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए फंड ट्रांसफर किया है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। मैं बिल्कुल डिटेल में समझाता हुआ चल रहा हूं आपको। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके आप मुझे बता देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला डाउट लेते हैं आपका कि आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेमिटेंस। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि $250,000 US, ठीक है, US मेरी क्या है? टोटल लिमिट है। तो मुझे ये फंड मैं एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर भेज सकता हूं या 2 ट्रांजैक्शन के अंदर, या 1 साल में भेजना है तो 12 ट्रांजैक्शन, आखिरकार मैं कितनी ट्रांजैक्शन के अंदर भेज सकता हूं? तो यहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है, अमाउंट की, मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट है, तो ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है। आप चाहे 1 ट्रांजैक्शन करो या 100 ट्रांजैक्शन करो या 1000 ट्रांजैक्शन करो विद इन ए ईयर, तो विद इन ए ईयर की जो लिमिट है आपकी $250,000 US है। तो यहां पर यही मेंशन है, आप बाद में रीड आउट भी कर सकते हैं, मैं आपके साथ ये पीपीटी शेयर कर दूंगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ओवरऑल एक टेबल की फॉर्मेट में, जिससे आपको चीजें काफी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब सीधा चलते हैं इसके एमसीक्यूज पर। देखिए यहां तक मैंने स्कीम को कवर कर दिया है, स्कीम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम हाई लेवल के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो इस स्कीम पर बेस्ड हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है LRS allow the resident individuals to remit up to 2,50,000 per financial year for any permissible current और capital account transactions। तो ये बात तो सही है, ये मैंने आपको पढ़ाया है बिल्कुल। करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस के लिए 2,50,000 US डॉलर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। उसके बाद दिस स्कीम इज अप्लीकेबल फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज। भाई यहां पर गलती हो गई, कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए तो मैंने क्या किया था, आपको मना किया था। कॉर्पोरेट एंटिटीज, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, और ट्रस्ट वगैरह के लिए मैंने क्या किया था, मना किया था। ये केवल इंडिविजुअल्स के लिए है, ठीक है, बोथ के लिए नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, गलत होगी। रेमिटेंस कैन बी मेड फॉर पर्पज लाइक एजुकेशन, ट्रेवल, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। तो तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा यहां पर आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, ऑप्शन बी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, चीजें जो पढ़ी हैं वही सेम टू सेम यहां पर रिपीट हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ फंड अंडर LRS, इनमें से कौन स्टेटमेंट ट्रू है। फंड कैन बी यूज्ड फॉर द परचेजिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये मैंने बताया था, आप फॉरेन में प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। फंड कैन बी यूज्ड फॉर द स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, तो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ नहीं है, आप लॉटरी टिकट वगैरह परचेज नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट अगेन यहां पर गलत हो गई है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही थी। फंड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द डोनेशन टू ओवरसीज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो डोनेशन पर्पज के लिए भी आप क्या कर सकते हो, LRS के अंदर फंड ट्रांसफर कर सकते हो। अगेन सेम आंसर यहां पर बन रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। LRS कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज अब्रोड। पूछ रहे हैं रेमिटेंस अंडर LRS कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अब्रोड। तो ये तो भाई हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, ये तो हम यूज कर सकते हैं, बाइंग और सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं। रेमिटेंस अंडर LRS आर रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिविजुअल, तो ये भी सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। LRS परमिट द परचेज ऑफ शेयर एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स अब्रॉड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। भाई रिस्ट्रिक्शंस तो रहती है, पर इन्वेस्ट कर सकते हो किसके अंदर, शेयर्स और डिबेंचर्स के अंदर। जैसे किस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस, जैसे मैंने बताया था, इंडियन कंपनीज के द्वारा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी, यहां पर गलत होगी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, यहां पर गलत हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। कहां पर है, यहां पर हमारा बी ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। चलिए अगला है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इज एप्लीकेबल ऑन रेमिटेंस अंडर LRS। तो ये पॉइंट अभी तक डिस्कस नहीं किया था हमने। तो यहां पर देखिए दो टर्म होती हैं, TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अगर आप कहीं पर जॉब वॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपका TDS कटता है। अगर आप कहीं पर जॉब नहीं कर रहे हैं और आप रेमिट कर रहे हैं, फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जहां से फंड ट्रांसफर कर रहे थे वहीं पर आपका क्या कर लिया गया, टैक्स डिडक्ट कर लिया गया। अगर आप एक लिमिट से ऊपर, जितनी भी आपकी परमिसेबल लिमिट है आप टैक्स फ्री के लिए आपकी एनुअल इनकम का, ठीक है, उससे ऊपर आप रेमिट करते हैं तो आपका टैक्स जो बैंक है वही कलेक्ट कर लेता है, वही डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। तो जब आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं वहीं पर आपका TCS कलेक्ट कर लिया जाता है बैंक के द्वारा, ठीक है, आपसे TCS ले लिया जाता है 5% के अराउंड, ठीक है, वो वेरी कर सकता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन वेरी कर सकता है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इज एप्लीकेबल ऑन रेमिटेंस, तो एप्लीकेबल होता है TCS, इन्होंने जस्ट ये पूछा है। देयर इज ए यूनिफॉर्म TCS रेट फॉर ऑल टाइप ऑफ रेमिटेंस अंडर LRS, तो यहां पर यूनिफॉर्म नहीं है, सभी ट्रांजैक्शंस के लिए एक जैसा TCS नहीं लगता है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हमारी। TCS कलेक्टेड कैन बी क्लेम्ड एज ए क्रेडिट अगेंस्ट द इनकम टैक्स लायबिलिटी इन इंडिया। भाई ITR भरते हैं ना हम, तो ITR के अगेंस्ट हम उसको रिक्लेम कर सकते हैं अगर हम टैक्स ब्रैकेट के अंदर नहीं आते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट भी यहां पर क्या है, सही है। तो अगेन यहां पर आंसर हमारा बन रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें स्टेटमेंट कंसीडर करनी है, LRS कैन बी यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज, बिल्कुल सही है।
रेमिटेंस मेड अंडर एलआरएस आर सब्जेक्ट टू रिपोर्टिंग बाय बैंक टू आरबीआई। हाँ भाई, ये एक नया पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिए। जितने भी कस्टमर्स डेली एलआरएस के अंदर रेमिटेंस करते हैं तो हर एक बैंक को, हर एक बैंक की हर एक ब्रांच को डेली रिपोर्ट करना होता है, किसको? आरबीआई को, कि आज हमारी ब्रांच के द्वारा इतना फंड रेमिट किया गया है इस पर्सन के द्वारा और इस कंट्री के अंदर। तो डेली हर एक बैंक को क्या देनी होती है? सूचना देनी होती है आरबीआई को। तो हमारी फर्स्ट सेकंड दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद क्या है? रेमिटेंस फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ट्रेवल आर कवर्ड अंडर एलआरएस। ठीक है, तो यहां पर बिजनेस पर्पज के लिए आप एलआरएस स्कीम के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते, फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। केवल और केवल इंडिविजुअल या पर्सनल पर्पज के लिए ही आप क्या कर सकते हो? फंड ट्रांसफर कर सकते हो। बिजनेस पर्पज के लिए यानी कि कॉर्पोरेट्स के लिए यहां पर अलाउड नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए यहां पर क्या है? अलाउड नहीं है। लेकिन हां, ठीक है, अगर यहां पर आप क्या करते हो? ठीक है, अगर आप ऐसा बिजनेस करते हैं जिसके अंदर आप ही मालिक हैं, ठीक है, तो उसके लिए यहां पर क्या होता है? अलाउड होता है। उसके लिए यहां पर क्या होता है? अलाउड होता है, क्योंकि वहां पर एक पर्सन की जो कंपनी है उसमें आपकी ही जो इंडिविजुअल लिमिट है वो वहां पर काउंट कर ली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर स्टेटमेंट कौन कौन सी सही है हमारी? फर्स्ट एंड सेकंड। तो बी ऑप्शन यहां पर अगेन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम? तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, याद हो चुका होगा सभी को, $250,000 US। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउडेड अंडर एलआरएस? एजुकेशन अलाउडेड है, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी अलाउडेड है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज लाइक लॉटरी टिकट अलाउड नहीं है। ठीक है, तो पूछा गया है नॉट अलाउड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। और मेडिकल तो हमारा क्या था? अलाउड था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Who among the following is eligible to remit fund under the liberalized remittance scheme? कौन एलिजिबल है? तो एनआरआई एलिजिबल है क्या? नहीं, एनआरआई भी एलिजिबल नहीं है। कॉर्पोरेट एलिजिबल है क्या? नहीं। फॉरेन सिटीजन एलिजिबल है? नहीं। केवल इंडियन रेजिडेंट ही अलाउडेड है। तो बी ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रेमिटेंस इज सब्जेक्ट टू रिपोर्टिंग टू आरबीआई अंडर एलआरएस? किस प्रकार की जो एलआरएस के अंदर जो रेमिट होता है वो आरबीआई को रिपोर्ट करना होता है? तो डोनेशन, ठीक है, रेमिटेंस फॉर इमिग्रेशन, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज। तो सारे ही जितनी भी एलआरएस के अंदर रेमिट होगी सारी की सारी ट्रांजैक्शन क्या करनी होती है? आरबीआई को रिपोर्ट करनी होती है। अंडर एलआरएस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज प्रोहिबिटेड? कौन सी ट्रांजैक्शंस क्या है? प्रोहिबिटेड है। सेंडिंग मनी फॉर एजुकेशन, तो ये तो अलाउडेड है। इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, ये भी अलाउडेड है। और ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, ट्रेडिंग अलाउड नहीं है भाई, ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। और मेंटेनेंस फॉर क्लोज रिलेटिव्स को पैसे आप भेज सकते हैं, ये अलाउडेड है। तो सी ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद है विच रेगुलेटरी बॉडी ओवरसीज द एलआरएस स्कीम इंडिया? तो आरबीआई इसको, ठीक है, आरबीआई इसको मॉनिटर करती है एलआरएस स्कीम को। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिसेबल यूज ऑफ फंड अंडर एलआरएस? ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टोकरेंसी नहीं, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं, पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ड्यूज। ठीक है भाई, आप फॉरेन के अंदर गए और वहां पर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, ठीक है, उसके भुगतान के लिए आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये क्या है? अलाउडेड है। तो ये पॉइंट याद रखना। देखिए एमसीक्यू डिस्कस करने का क्या फायदा हो जाता है? कुछ ना कुछ लैंग्वेज बेस्ड या कुछ ना कुछ नया पॉइंट हमारे सामने आ जाता है जिसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट कवर्ड अंडर एलआरएस? ठीक है, तो यहां पर रियल एस्टेट परचेज तो एप्लीकेबल है, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन इक्विटी एप्लीकेबल है, फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंसेस एप्लीकेबल है, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। भाई एलआरएस तो इंडिया से बाहर पैसा जाएगा ना, तो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया कैसे होगा उससे? वो तो आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए था। तो यहां पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू अवेल द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम? एलआरएस स्कीम अवेल करने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए? जो सबसे मैंडेटरी है वो पैन कार्ड है, आधार कार्ड वगैरह सेकेंडरी है। तो मैंडेटरी क्या है आपके पास? पैन कार्ड होना चाहिए।
व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंप्लीमेंटिंग द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो आपसे टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाता है, आपसे टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है, आप जब पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसका पर्पज क्या होता है? ट्रैक रेमिटेंस मेड अब्रॉड, उसको ट्रैक करना, बिल्कुल सही है। प्रिवेंट मिसयूज, मिसयूज ना हो सके, ये भी सही है। टू जनरेट द एडिशनल टैक्स रिवेन्यू, गवर्नमेंट का एडिशनल टैक्स रिवेन्यू हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे? ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द परमिसेबल ट्रांजेक्शन अंडर LRS? परचेज ऑफ वर्क आर्ट, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इंप्लॉयमेंट पर्पज के लिए पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। डोनेशन टू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। रेमिटेंस फॉर गैम्बलिंग, ठीक है, रेमिटेंस फॉर गैम्बलिंग अलाउडेड नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस इफ द रेमिटेंस अंडर LRS एक्सीड्स द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट? अगर कोई व्यक्ति $250,000 से ऑलरेडी भेज चुका है, लिमिट क्रॉस हो गई है, तो क्या होगा? तो उसको आरबीआई से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हम यहां पर देखते हैं, ट्रांजैक्शंस इज ऑटोमेटिकली रिवर्स्ड, ठीक है। नहीं भाई, ट्रांजैक्शन होगी ही नहीं, रिवर्स कैसे होगी? एक्सेस अमाउंट इज सब्जेक्ट टू फाइन, कोई फाइन का चक्कर नहीं है, अलाउ ही नहीं करेंगे आपको। ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड टू स्पेशल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई, हाँ जी, आरबीआई से स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। रेमिटर में फेस द लीगल एक्शन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आरबीआई को आपको बताना पड़ेगा मेरा सोर्स ऑफ फंड क्या है, किस पर्पज के लिए भेज रहा हूं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको आरबीआई को देना होगा, तभी आप 2,50,000 की लिमिट से एक्सेस आप ट्रांसफर कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड अब्रॉड अंडर LRS, ठीक है। तो कैन बी मेड कहा है, तो स्पेकुलेटिव नहीं कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो यहां पर बी एंड सी, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेमिटेंस, ठीक है। LRS लिमिट इज एप्लीकेबल पर पर्सन पर ईयर, बिल्कुल सही है, पर पर्सन पर ईयर एप्लीकेबल है। 2,50,000 की लिमिट इज एप्लीकेबल पर फैमिली नहीं, ठीक है, नहीं और नहीं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ LRS? अलाउड रेमिटेंस फॉर ट्रेवल, भाई ये तो फीचर है। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड अलाउडेड है। अलाउ परचेज ऑफ शेयर इन फॉरेन कंपनीज अलाउडेड है। अलाउ रेमिटेंस फॉर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज, तो नोट पूछा था ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका अगेन आंसर हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, टॉप 20 MCQ बेस्ड ऑन LRS स्कीम, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अगर आपको इसके बाद भी कहीं पर डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लगा दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा था कि भाई ये LRS क्या है, तो अब हमने आरबीआई की जो स्कीम थी LRS, ये अच्छे से समझ ली है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा, हमने अच्छे से कवर कर ली है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्कीम के साथ मिलेंगे, उसमें हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सभी स्कीम्स को एक साथ कवर करेंगे। हम मिनिस्ट्री वाइज एक एक स्कीम को कवर करेंगे और पूरा हम सिलेबस कवर कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।